हमने पिछले वीडियो में इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही ये भी हमने देखा कि हाई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन और लो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के व्यवहार में क्या अंतर होता है। हमने ये भी देखा कि हाई इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है उसके प्रशासन में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने एक और कॉन्सेप्ट देखा जिसको हम जो है EQ कहते हैं, यानी इमोशनल कोसेंट कहते हैं, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जो व्यक्ति का कोसेंट है या अनुपात है उसके उम्र के साथ उसके कार्य के साथ, वो कोसेंट के रूप में एक अनुपात के रूप में बन जाता है। तो इमोशनल कोसेंट हो गया। और दूसरा जो मूल रूप से जीवन के प्रारंभिक चरण से ही शुरू होता है, उसे हम IQ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड IQ, और वो जीवन पर्यंत चलते रहता है। लेकिन EQ और IQ में अंतर समझना है, तो आगे के टॉपिक में जाने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर यही देना चाहेंगे कि EQ और IQ में मूलभूत अंतर क्या है। तो देखिए, EQ जो होता है वो किसी व्यक्ति द्वारा खुद की भावनाओं और अन्य की भावनाओं को समझने की एक क्षमता होती है और उसे वो प्रबंधित करता है। उस क्षमता को वो समझ करके उस भावनाओं को, खुद की भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को समझकर उसका प्रबंध करता है। जबकि IQ जो होता है वो एक सूचनाओं और कौशल को सीखने और समझने की क्षमता होती है, यानी किसी व्यक्ति के सूचनाओं को कितनी जल्दी से सीख सकता है, किसी डाटा को कितने जल्दी याद रख सकता है, ये क्षमता क्या होगी? IQ होगी। लेकिन खुद की भावनाओं को समझ के, दूसरों की भावनाओं को समझ के, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उनका प्रबंध करना, ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा EQ। तो EQ और IQ में कुछ बेसिक अंतर है। दूसरी बात ये कि अगर किसी व्यक्ति का IQ अच्छा है लेकिन EQ अच्छा नहीं है, IQ अच्छा है लेकिन EQ अच्छा है, तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि IQ जो है ये व्यक्ति को पदों पे तो पहुंचा सकता है, उच्च पद पर पहुंचा सकता है, कठिन प्रतिस्पर्धा में उसे सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन कार्य के दौरान, अपनी सेवा के दौरान उसकी सफलता IQ पर निर्भर कम और EQ पर ज्यादा करेगी। तो इसीलिए कई विद्वानों ने ये माना, और कई जो सिद्धांत देने वाले विद्वान हैं उन लोगों ने ये कहा कि एक अच्छा IQ आपको पद दिला सकता है, लेकिन एक अच्छा EQ आपको पद के साथ उस कार्य में सफलता दिला सकता है। इसीलिए एक EQ और IQ का होना बेहतर होता है। तो जो पुलिस प्रशासन में हो या सामान्य प्रशासन में हो, कई अधिकारी होते हैं जिनका IQ तो बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों के साथ उनका जो व्यवहार है, उनका जो तौर तरीका है काम करने का, उससे लोग खुश नहीं होते, जिससे उनकी आलोचना होती है। उनके जो सुपीरियर होते हैं वो भी उसकी आलोचना करते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो भी, और वो इसके कारण से वो हमेशा तनाव में बने रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य व्यक्ति जिसका IQ तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो सबके साथ मिलजुल के रह रहा है, तो उसका EQ बेहतर है। तो EQ बेहतर होने के कारण क्या है? वो बहुत सारे सामाजिक तनावों से और बहुत सारे लोगों के गुस्से से वो बच जाता है और वो बेहतर ढंग से जीवन जी पाता है। तो EQ और IQ दोनों में ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। और भी कुछ चीजें देखते हैं। अगर कोई उच्च IQ वाला व्यक्ति है तो उसके जीवन में सफलता के चांसेस जो है वो कम है, और अगर आप उच्च EQ वाले व्यक्ति हैं तो आपके जीवन में सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके सामाजिक कौशल, जो सोशल स्किल है, वो ज़्यादा बेहतर डेवलप होगा। इसी तरह से एक फोर्ब्स ने एक स्टडी की थी और उस स्टडी के आधार पर ये उन्होंने पता लगाया कि 85% वित्तीय सफलता, 85% फाइनेंशियल जो सक्सेस है वो ह्यूमन इंजीनियरिंग, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करता है। 85%, 85%
द फाइनेंशियल सक्सेस 85% फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन इंजीनियरिंग, लीडरशिप स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर मानवीय इंजीनियरिंग या ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या है? तो ह्यूमन इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि आप दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं, खुद की भावनाओं को कैसे नियंत्रित रखते हैं, दूसरों के साथ कैसे रिलेशन बना के चलते हैं, दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हैं, आपके मोटिवेट करने का तरीका क्या है, ह्यूमन इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो आप स्वयं अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं। तो ह्यूमन इंजीनियरिंग, लीडरशिप स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति को 85% वित्तीय सफलता दिलाता है, जबकि 15% सफलता उसकी तकनीकी जानकारी दिलाती है। मतलब उसे किसी बात की कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर में हो या मेडिकल सेक्टर में हो, लेकिन ज्यादा सफल वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उसकी जो ह्यूमन इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक है या लीडरशिप स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल है, ये बहुत अच्छी है। कई हमारे नेता हुए इस तरह के जिन्होंने बहुत अच्छा ह्यूमन इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, जैसे हमारे बिहार के पुराने मुख्यमंत्री लालू यादव। उनकी कभी आप बातें सुनिए, उनकी भाषण को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि उनकी IQ और उनकी EQ के बीच क्या रिलेशन है। ही वॉज अ गुड पर्सन फॉर EQ। उनका जो EQ था वो बहुत अच्छे स्तर का था और इसी कारण से वो उन लोगों के साथ, उस जनता के साथ जाकर के मिक्स हो जाते थे, मिल जाते थे और लोगों को भले ही वो चाहे जो भी कहें या जो भी करें, लोगों को उनकी बात पसंद आ जाती थी और सोशल इंजीनियरिंग या ह्यूमन इंजीनियरिंग के कारण वो चुनाव जीत जाते थे। तो काफी लंबे समय तक इसी कारण से वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। तो यहाँ पर जो है IQ उतना या उसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि उसका जो मानवीय इंजीनियरिंग या लीडरशिप स्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक बेसिक डिफरेंस ये है कि IQ और EQ में EQ आपको सामाजिक तौर पर सफल बनाता है और IQ जो है आपको एक प्रतिस्पर्धा में सफल बनाता है और एक पद तक आपको ले जाता है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये बात समझने का मौका मिल जाता है कि IQ और EQ में कुछ बेसिक डिफरेंस है, लेकिन ये बात भी समझने की जरूरत है कि IQ के बिना EQ और EQ के बिना IQ एक दूसरे अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर IQ नहीं है तो EQ भी बेहतर नहीं होगा और अगर EQ नहीं है तो IQ भी, आपका IQ चाहे कितना भी अच्छा हो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको वो सफलता नहीं दिलाएगा। तो IQ भले ही कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ये जरूरी है और IQ जो होता है वो एक निश्चित समय तक बढ़ता है, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है, जबकि EQ जो होता है ये लंबे समय तक ग्रो करता रहता है, लंबे समय तक, यानी बचपन के अनुभव से सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, अपने जॉब के दौरान सीखते हैं, कार्य के दौरान सीखते हैं, तो ये लंबे समय तक चलता रहता है। और जैसे जैसे हमारे जीवन का अनुभव बढ़ता है, हम गलतियां करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, कई बार हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और ये इमोशनल कोसेंट हमारा बढ़ते जाता है, लेकिन एक सर्टेन एज पर जाकर के ये भी रुक जाता है। लेकिन IQ का जो ग्रोथ होता है ये बहुत कम समय में होता है और एक बहुत कम उम्र तक जाकर के ये रुक जाता है, उसके बाद इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है। तो इसके ग्रोथ में भी अंतर है, इसकी उपयोगिता में भी अंतर है और इसके विकास के तरीके में भी अंतर है। तो आप EQ और IQ के बीच अब डिफरेंस को समझ गए होंगे तो आपको ये पता चल जाता है कि EQ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन IQ भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सफलता के लिए EQ का होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ थ्योरीज को देखते हैं। जैसे इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, तो इसके 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पहला कंपोनेंट इसका बताया वो था सोशल अवेयरनेस, यानी सामाजिक जागरूकता, यानी कोई व्यक्ति अपने समाज के प्रति कितना जागरूक है। यानी कि जब आप प्रशासन में काम करने के लिए जाएंगे तो आपकी ये इंटेलिजेंस काम
आएगी। इसीलिए कई बार जब आप तैयारी करते हैं तो आपसे इंटरव्यू के दौरान, मुख्य परीक्षा के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो किताबों में सीधे सीधे नहीं होते, लेकिन आप जो पेपर पढ़ते हैं, आप जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, आप जो बातें सुनते रहते हैं, उसके कारण वो क्वालिटी आपकी डेवलप होती है। तो सोशल अवेयरनेस हो गया। फिर आता है एक सेल्फ अवेयरनेस, एक होता है सेल्फ अवेयरनेस यानी स्व जागरूकता, यानी खुद के प्रति कितने अवेयर हैं, आप अपने आप को समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप ये समझ पा रहे हैं कि नहीं कि आपका ज्ञान कितना है, आपका नॉलेज किसी क्षेत्र में कितना है, कहाँ आपकी कमी है, कहाँ आपका स्ट्रांग है। तो सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है और सोशल अवेयरनेस भी जरूरी है। तीसरी चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हमें सफलता नहीं मिलती है या हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है, उस समस्या का हल इतना जल्दी हम निकाल नहीं पाते, ऐसे समय में हम टूट जाते हैं। तो क्या करना होता है, हमें सेल्फ मोटिवेशन, खुद को बनाए रखना पड़ता है, मोटिवेट करके रखना पड़ता है। अगर हम सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे तो हमेशा दूसरे लोग हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, चाहे हमारे मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, टीचर हो, हमेशा तो मोटिवेट नहीं करेंगे। तो वो सेल्फ मोटिवेशन की क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये भी एक कंपोनेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होगा। और सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को प्रबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए। खुद को प्रबंधित करने से मतलब क्या है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किसके साथ क्या रिलेशन रखना चाहिए, किस तरीके से किसको क्या कहना चाहिए, किस अवसर पर हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, सेल्फ मैनेजमेंट। तो सोशल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट, देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर किसी व्यक्ति में ये 4 चीजें हैं तो इमोशनली इंटेलिजेंस का जो उसके अंदर जो विधा है, कॉन्सेप्ट है, वो उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो था वो इतना व्यापक हो गया, इतना ज्यादा विस्तृत हो गया कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे थ्योरिस्ट ने, बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में थ्योरी भी प्रतिपादित की। तो मैं कुछ नाम आपको बताता हूं। जैसे देखिए, एक थ्योरी है, इसका नाम है योग्यता आधारित इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी एबिलिटी बेस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस पैटर्न। ये दिया था सैलोवी एंड मेयर ने। सैलोवी एंड मेयर जो है, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत विस्तृत अवधारणा दी है। सैलोवी एंड मेयर, बहुत कॉन्सेप्ट इनका जो है बहुत व्यापक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, सैलोवी एंड मेयर को। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम था योग्यता आधारित, यानी एबिलिटी बेस्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसमें एबिलिटी क्या होगी, तो 4 एबिलिटीज। क्या एबिलिटी, तो आइडेंटिफाई इमोशंस, पहले इमोशंस को पहचानो, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर हो इसके लिए आइडेंटिफाई द इमोशंस। दूसरी बात, जो इमोशंस हैं उसकी उपयोगिता, यानी यूज ऑफ इमोशंस, आपको पता होना चाहिए कि किस इमोशंस का कहां पर यूज है, कैसे यूज करेंगे उसको, यूज ऑफ इमोशन। तीसरी बात, आप यूज तब करेंगे जब आप इमोशंस को समझेंगे, यानी दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, उसकी सोच, उसके अंदर क्या चल रहा है, इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे। तो भावनाओं को समझना, और जो भावना आपने समझी उसको आप प्रबंध करना जानेंगे, यानी खुद को भी प्रबंध करना है, खुद के फीलिंग को भी मैनेज करना है, और जो दूसरे आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी मैनेज करना है। तो अगर आप इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं, इमोशंस को समझ लेते हैं, इमोशंस का उपयोग कर लेते हैं, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कहलाएंगे। फिर एक और थ्योरी दी इन्होंने, इसको बोलते हैं, डेनियल गेलमान ने दी थी ये थ्योरी, और ये क्षमता आधारित इमोशनल इंटेलिजेंस है। इसमें भी उन्होंने 4 फैक्टर निकाले, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता यानी खुद के प्रति जागरूक होना, सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद का प्रबंधन करने आना चाहिए, तीसरा सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, और चौथा सामाजिक प्रबंधन यानी सोशल मैनेजमेंट आना चाहिए। अब इसको सरल भाषा में समझे तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब हम अपने प्रति जागरूक है, हमारी कमजोरियां, हमारी ताकत, हमारा नॉलेज, हमारा पढ़ने का तरीका,
दूसरों के प्रति सोचने का तरीका क्या है, हमारी ईगो क्या है, ये सब हमको पता होना चाहिए खुद के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट, अगर हम ये सब पता है तो हम अपने आप को मैनेज करेंगे अलग अलग परिस्थितियों में, क्योंकि हमें कार्य के दौरान, प्रशासन में कार्य के दौरान, अगर आप पुलिस प्रशासन में हैं तो पुलिस में, अगर आप किसी उच्च पद पर है, अगर आप डीएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, आईजी है, किसी भी पद पे, तो बहुत सारे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके सामना आपको करना पड़ेगा, उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। तो आपको आत्म प्रबंधन आना चाहिए, तभी आप जो है आप आत्म प्रबंधन कर पाएंगे और उनकी भावनाओं को भी समझ पाएंगे। सोशल अवेयरनेस, तो सामाजिक रूप से जागरूक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सोशल अवेयर व्यक्ति होते हैं ना, तो उनको घटनाओं के बारे में पता होता है, कहां पर क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, हमारे यहाँ भोपाल में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या चल रहा है, कर्नाटक में क्या चल रहा है। अब वो सोशली अवेयर है, किस तरह के समाज में क्या परिघटनाएं हो रही हैं, क्या वहां पर समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उसकी एक थॉट डेवलप हो, एक इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है, तो उसको मैनेज करने में अच्छा होता है, उसको मौका मिल जाता है क्योंकि अलग अलग परिस्थितियों का उसको ज्ञान है। और सोशल मैनेजमेंट, तो ये भी एक क्वालिटी हो जाती है। फिर आते हैं ये डेनियल गेलमैन की थ्योरी के बाद एक और थ्योरी है, इसको बोलते हैं ट्रेट मॉडल। इसे दिया था केवी पेरिडेस ने। केवी पेरिडेस ने बोला कि कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं, तो व्यक्तिगत गुण जो होते हैं ना, इंडिविजुअल क्वालिटी, कोई व्यक्ति एकदम गुस्सा नहीं आता, उसको कोई एंगर नहीं आता, उसको कुछ भी बोल दो गुस्सा नहीं आता। कोई व्यक्ति है उसकी बहुत बोलने की यानी भाषण देने की बहुत अच्छी क्षमता है। कोई व्यक्ति है शांत रहता है, एकदम उसको आप कुछ भी बोलेंगे तो वो बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं करता, ये भी एक क्वालिटी है। और कोई व्यक्ति है जो कोई भी चीज बोलेंगे उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, उसमें जो है लोगों की हंसाने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर क्या है, उसकी अपनी एक इंडिविजुअल क्वालिटी है। अब ये इंडिविजुअल क्वालिटी जो होती है ये कारण बन जाएगा उसके इमोशनल इंटेलिजेंस का। ये जो उसकी अपनी व्यक्तिगत जो गुण है वो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करेगा, और जब इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगा तो धीरे धीरे उसके जो व्यक्तिगत गुण है वो भी विकसित होने लगेंगे। तो इन्होंने ये बताया ट्रेट मॉडल में कि कुछ गुण व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाते हैं, जब वो गुण विकसित हो जाते हैं तो वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई क्वालिटी डेवलप हो जाती है। और जब आपके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया, आपकी हाई क्वालिटी डेवलप हो गई, तो धीरे धीरे बहुत सारे जो गुण हैं, क्वालिटीज हैं, जो ह्यूमन क्वालिटीज को बढ़ाते हैं वो भी डेवलप होने लग जाएंगे। तो इसमें ये चीज समझ में आ जाती है कि व्यक्तिगत गुणों से इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस से व्यक्तिगत गुण विकसित हो जाते हैं। फिर एक विद्वान है एलिस रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी। एलिस ELLIS एलिस रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थ्योरी इन्होंने दी। इस थ्योरी को ABCDEF थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ABCDEF थ्योरी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ABCDEF थ्योरी। इसका क्या मकसद होता है? तो देखिए ABCDEF एक एक करके देखते हैं। A का मतलब होता है एक्टिविटी एजेंट। एक्टिविटी एजेंट मतलब होता है कोई समस्या आ गई, कोई एडवर्सिटी, कोई ऐसी समस्या आ गई जो असर डाल रही है हमारी सोच की प्रक्रिया पर, तो ये हो गया एडवर्सिटी। ए मतलब एडवर्सिटी या एक्टिविटी। फिर आता है उसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस डेवलप हो जाते हैं, हमारे अंदर कुछ नकारात्मक चीजें डेवलप हो जाएंगी, बिलीफ डेवलप हो जाएगा। जैसे किसी ने हमें गाली दे दिया या किसी ने हमें डांट दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर एक बिलीफ हो जाएगा, यार अपन ही बुरे हैं, ये अपन हमें ही बोला गया, मैं ही एक घटिया इंसान हूं, मैंने ही गलती की। अब ये क्या हो गया, बिलीफ डेवलप हो गया। एक्टिविटी हुई, उससे बिलीफ डेवलप। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि व्यक्ति सोचेगा और डिप्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसके कारण ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। अब क्या होगा, अब डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। जैसे वो डिप्रेस हो जाएगा उसके अंदर एक डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा बिलीफ्स और एडवर्सिटी के बीच, यानी जो घटना घटी और जो उसके दिमाग में आ रहा है।
यानी घटना घटी, यानी समस्या, जो किसी ने बोला, उसको गाली दिया या उसको डांट दिया, उसके साथ एक्टिविटी हुई, बिलीफ आया उसके अंदर कि मैं गलत हूं, मैं घटिया हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है। अब ये दोनों के बीच जो है एक संघर्ष शुरू हो गया, डिस्प्यूट। अब ये डिस्प्यूट का इफेक्ट क्या होगा, कुछ रेशनल अप्रोच देखना है। अब व्यक्ति सोचेगा नहीं ऐसा नहीं है, उसने ही गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत बोल दिया। यानी कि एक आपस में एक क्या हो गया, डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट के बाद एक इफेक्ट शुरू हो गया, और उस इफेक्ट से कंक्लूजन के रूप में उसके अंदर एक फीलिंग यानी कि एक भावना विकसित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया से इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास होता है व्यक्ति के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने किसने दिया था, एलीज ने। तो इसको बोलते हैं एलीज रेशनल इमोटिव बिहेवियर। एलीज रेशनल इमोटिव बिहेवियर, एक्टिविटी, बिलीव, कॉन्सिक्वेंस, डिस्प्यूट, इफेक्ट एंड फीलिंग। तो ABCDEF थ्योरी हो गई। एक और विद्वान है, उन्होंने EQI बाय डॉक्टर रिवान बार, EQI यानी इमोशनल कोसेंट इंटेलिजेंस बाय डॉक्टर रिवान बार, इनकी थ्योरी भी काफी विस्तृत है। इन्होंने जो है ये बताया, रिवान बार ने, कि देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर जो इमोशनल कोसेंट है ये इन 5 चीजों पर निर्भर करता है। उन 5 के अंदर बहुत सी चीजें हैं, तो कुल मिला के 15 फैक्टर्स बन जाते हैं। तो पहला फैक्टर बोला उन्होंने इंट्रापर्सनल। अब आप आसानी से समझ सकते हैं इसको कि इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है। इंट्रापर्सनल मतलब जो हमारे अंदर ही चल रहा है, व्हिच इज रनिंग विद इन अस, जो हमारे अंदर ही चल रहा है, तो क्या हो गया, इंट्रापर्सनल। ठीक, इंट्रापर्सनल जो है इसके अंदर 3-4 बातें आती हैं, सेल्फ अवेयरनेस, असर्टिवनेस, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिगार्ड एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहां पर आपने जो पहला बिंदु देखा रेवांस बार की थ्योरी में, उसमें क्या बोला उन्होंने, इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल में मैंने 5 बिंदु तेजी से बोल दिए। अब लेकिन इसको थोड़ा आराम से देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस यानी व्यक्ति अपने प्रति कितना अवेयर है। असर्टिवनेस यानी कि वो क्या सोचता है, खुद के बारे में अवेयर कितना है, उसकी सोच किस तरह की है, खुद के बारे में, खुद को अच्छा समझता है, बुरा समझता है, गलत समझता है, किस तरह का मानता है। इंडिपेंडेंस, वो अपने आप में आत्मनिर्भर कितना है, मतलब उसकी सोच दूसरी चीजों से प्रभावित हो रही है या खुद की कोई व्यक्तिगत सोच। सेल्फ रिगार्ड, अपने आप को वो कितना रिस्पेक्ट करता है, सेल्फ रिगार्ड। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी जो उसके मन में है, जो वो करना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए वो कितना प्रयास कर रहा है। ये होता है इंट्रापर्सनल। दूसरा होता है इंटरपर्सनल यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फिर ये आसानी से समझ सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति है तो इंटरपर्सनल, बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसके दोस्त भी हैं, वो जहाँ वो काम करता है, और उसके सीनियर्स भी हैं, उसके जूनियर भी हैं, उसके फैमिली मेंबर है, तो वो किस तरीके से उनके साथ रिलेशन बना के चलता है। तो इंट्रापर्सनल खुद को समझना, इंटरपर्सनल दूसरों और खुद को समझना। फिर आता है एडेप्टिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी में भी कई चीजें आ जाती हैं। एडेप्टिबिलिटी में भी ये आ जाता है कि आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अपने आप को कितना फ्लेक्सिबल बना के रखते हैं, और जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे आप सॉल्व कर पाते कि नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्लेक्सिबिलिटी, ये किस में आ गया, एडेप्टिबिलिटी में। चौथी चीज आती है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाए, कोई तनाव आ जाए, दबाव आ जाए, तो उसको आप मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। स्ट्रेस टॉलरेंस एंड इंपल्स कंट्रोल, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना, अपने आवेगों को नियंत्रित रखना। और स्ट्रेस टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि आप जो है अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल, दबाव है, बहुत तनाव है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, आप एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं और आपके ऊपर जो है बहुत प्रेशर है, चारों काम भी बहुत ज्यादा है, आपके पास कर्मचारियों और आपके जो अधिकारी हैं उनकी संख्या भी कम है, अब आपके ऊपर बहुत तनाव है और काम पूरा करना है। अब ऐसी परिस्थिति में
आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप जो है छोड़ के भाग जाओ या फिर उसका सामना करो। तो वो जो सामना करने की जो क्षमता है वो स्ट्रेस टॉलरेंस से आता है, और उसमें आप जब सामना करेंगे आप जीतेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास भले ही संसाधन कम है लेकिन आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो, परिस्थितियों को समझने की आपकी क्षमता है, देन यू कैन फेस द सिचुएशन। फिर आता है जनरल मूड। जनरल मूड क्या होता है? किसी व्यक्ति का सामान्य उसका मूड कैसा है, हैप्पीनेस, खुश रहता है या फिर हमेशा दुखी रहता है, या फिर ऑप्टिमिज्म उसकी किस तरह की है। पैसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म दो तरह के हो सकते हैं। अगर ऑप्टिमिज्म है, हमेशा कोशिश कर रहे हैं, सकारात्मक सोच है, तो कठिन परिस्थितियों का भी सामना आसानी से किया जा सकता है। तो आप देखिए इमोशनल कोशेंट इंटेलिजेंस बाय डॉक्टर रेवान बार, इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो अपनी किन किन चीजों को प्रॉपर मैनेज कर सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, assertiveness, independence, self-regard, self-actualization, social responsibility, interpersonal relationship, flexibility, problem solving, stress tolerance, impulse control, happiness and optimism। अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाए तो आप एक बेहतर प्रशासक बन सकते हैं, एक अच्छा आप गाइड बन सकते हैं, एक अच्छा टीचर बन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप जहां भी होंगे कठिन से कठिन परिस्थितियों में आप में जीतने की क्षमता और स्ट्रेस को फेस करने की क्षमता डेवलप हो जाती है। कई बार ये मिथ प्रचारित किया जाता है, यानी कि ये बात लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो कंसेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं किया जा सकता, मतलब जो एक बार डेवलप हो गया तो वो उतना ही मेंटेन रहता है। ये एक मिथ है, ये हकीकत नहीं है। क्योंकि आप जब प्रशासन में काम करने जाएंगे, क्योंकि आप जब स्टूडेंट लाइफ से निकलेंगे तो आपकी सोच उतना इमोशनली इंटेलिजेंस और उतना अनुभव नहीं होगा, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, अपने कार्य के दौरान बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जो जिंदगी में बहुत सारी जो सिचुएशंस आएंगी, समस्याएं आएंगी, उनको भी सीखने की क्षमता आप में डेवलप होगी। तो आप धीरे धीरे एक इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की आवश्यकता हर जगह होती है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर फील्ड में। अगर आप डॉक्टर भी हैं तो आप पेशेंट के साथ किस तरह से डील करते हैं उस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। अगर आप जेल में एक जेल सुपरिंटेंडेंट हैं या जेल के अधिकारी हैं तो आप कैदियों से किस तरह से डील करते हैं, आप किस तरह से उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी जो सोचने का तौर तरीका है या उनकी जो आपराधिक प्रवृत्ति है उस पर कैसे एंटीसिपेट कर लेते हैं, आप पहले से कैसे आपकी सोच उनके बारे में डेवलप हो जाती है। यानी एंटीसिपेट करने की जो क्षमता होती है प्रशासन में, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है। और आजकल जैसा कि आप जानते हैं प्रशासन में जो है कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है। अब कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा काम उनके पास करना है, डेवलपमेंट का काम भी करना है, क्राइम को भी कंट्रोल करना है, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी डील करना है, और सरकार की तमाम योजनाओं को क्रियान्वित करना है। अब इतने सारे प्रेशर के बीच अगर कोई लो इमोशनल इंटेलिजेंट प्रशासक होगा तो स्वाभाविक है वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, और या तो वो सुसाइड कर लेगा या नौकरी से बाहर हो जाएगा। ये दोनों ही स्थिति खराब है। तो इसीलिए करना ये पड़ेगा कि उसमें इमोशनली इंटेलिजेंस यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। इसी कारण से आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन रखे जाते हैं, और उस ट्रेनिंग सेशन के दौरान उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की थ्योरी सिखाई जाती है, उनको लोगों को डील करने की थ्योरी सिखाई जाती है, अलग अलग IIM में बुला करके उनको समझाया जाता है कि ये सिचुएशन आएगी, केस स्टडी कराई जाती है, और इन सब तरीकों से हम जो है प्रशासन में इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। फिर जब आप प्रशासक बन के जाएंगे तो आपके सबऑर्डिनेट बहुत सारे होंगे, वो कई बार आपको उनसे बहुत सारा काम लेना होगा, उनको किसी काम के लिए प्रेरित करना होगा, और अगर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो आप
एक सफल प्रशासक नहीं कहलाएंगे। तो मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट करना सफल प्रशासकों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। आत्मविश्वास के साथ उन्हें अभिप्रेरित करना। तो ये अभिप्रेरित कैसे कर पाएंगे? जब आप खुद खुश रहेंगे, जब आप खुद पॉजिटिव रहेंगे, जब आप में स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्षमता होगी, जब आप उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे, तभी तो आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर भी इमोशनल इंटेलिजेंस की आपको जरूरत होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप कई बार कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर हैं, और आपके कार्यालय के सामने बहुत भीड़ खड़ी हो गई, किसानों का पूरा हुजूम आ गया, उनको बहुत सारी समस्याएं हजारों की संख्या में आ गए, और वो जो है बिल्कुल एग्रेसिव हो गए और आप उनको कंट्रोल कर रहे। तो यहाँ पर आपको फिर एक बार उन्हीं सब चीज़ों की जरूरत होगी, इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि आप कैसे उनकी भावनाओं को समझते हैं, खुद की भावनाओं को कैसे कंट्रोल रखते हैं, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल रखते हैं, किस तरीके से आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल, अपने आप को कंट्रोल करने की स्किल, स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्किल, ये सब मिल करके जो है आपको एक सफल प्रशासक बनाने की दिशा में आपको आगे बढ़ाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक स्वस्थ कार्य संस्कृति, आप जिस कार्यालय में होंगे, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आप एक हेल्दी जो है वर्क कल्चर डेवलप कर सकते हैं। लोगों को आप लगातार उनसे संपर्क बनाए रख सकते हैं, उनको तरीका बता सकते हैं काम करने का, उनको जो है किस तरीके से खुश रहना चाहिए काम करने के दौरान, या अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देना चाहिए, या नीति या योजनाओं को लागू करने में उनको जो दिक्कत आ रही है उनको हल करना चाहिए, इसको आप बेहतर समझा सकते हैं। तो you can develop a good work culture in your office if you are emotionally intelligent person। फिर और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है लो इमोशनल इंटेलिजेंट है, तो स्वाभाविक है, आप आजकल जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर, और खासकर अभी जैसे कोरोना पीरियड में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, स्वास्थ्य विभाग की समस्या भी है, लोगों की समस्याएं भी हैं, प्रशासन का दबाव भी है। अब ऐसे में तो व्यक्ति अगर इतना तनाव में रहेगा तो बीपी और डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाएगा और उसका जीवन काल ही कम हो जाएगा। तो प्रशासन में आप गए हैं जनता की सेवा करने, साथ ही साथ अपनी क्षमता और योग्यता का उपयोग करने, या बीपी या डायबिटीज का पेशेंट बनने, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जब आप प्रशासन में जाएंगे तो आपके ऊपर दबाव आएगा, क्योंकि वहां का कार्य की प्रकृति वैसी है। तो उस दबाव को सहने की जो मानसिक क्षमता है, जो उस समय जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्षमता है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मैंने कंसेप्ट आपके सामने रखा है, जिसमें आप अपने इमोशंस को समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, सोचते हैं, और फिर एनालाइज करके जो है आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करके और फिर उसका उपयोग करते हैं उन क्षमताओं का जो आपकी सोचने समझने से विकसित हुई है, और सही समय में सही निर्णय ले पाते हैं, जिसके कारण ये होता है कि आप जो लोग आपके सामने हैं, जिनको आप हैंडल करना आपकी ड्यूटी है, उनको भी आप प्रॉपर हैंडल करते हैं, अपने तनाव को भी नियंत्रित रख पाते हैं, और आप बहुत सारी जो ये डायबिटीज बीपी की बीमारी जिसके कारण बहुत से हमारे प्रशासक ग्रस्त हो जाते हैं, उनसे भी बच जाते हैं। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना ये बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि एक प्रशासक की एक गलत निर्णय पूरे प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था पर भारी पड़ जाता है। अभी देखा होगा आपने, अमेरिका में एक जो अश्वेत व्यक्ति थे, जिनकी एक गलती के कारण पुलिस ने जो है, वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था थी उसमें उनकी मृत्यु हो गई, और उसके कारण वहाँ की अश्वेत जनता भड़क गई। अब देखिए, इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण, जो पुलिस व्यवस्था की किसी गलती के कारण हुई, पूरी राजनीतिक व्यवस्था की बदनामी हो गई। तो एक छोटी सी गलती, प्रशासन की एक छोटी सी गलती पूरी की पूरी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर भारी पड़ सकती है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी भी हो जाती है, और इसे निरंतर विकसित करना भी जरूरी हो जाता है। ठीक, तो आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, कठिन परिस्थितियों को हल करने में भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस मदद करता है। अगर आप बहुत सारे विभागों के हेड हैं, तो अलग अलग विभागों के बीच एक समन्वय
कोऑर्डिनेशन इज ए प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेट करना, एक विभाग में कुछ काम और हो रहा है, दूसरे में कुछ और हो रहा है, तीसरे में कुछ और काम हो रहा है। अब इन चारों पांचों विभागों के अधिकारियों को कोऑर्डिनेट करके और समय पर काम को पूरा करवा लेना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कोऑर्डिनेट करना भी ये एक इंपॉर्टेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट जो अधिकारी होंगे वो इसमें भी सफल होंगे। डेलीगेशन प्रशासन का एक प्रिंसिपल है। डेलीगेट करना, किस अधिकारी को कौन सा काम सौंपे। डेलीगेशन मतलब क्या होता है कि जो उत्तरदायित्व या जो काम आपके पास है, जो सत्ता आपके पास है, उसमें से थोड़ा काम, थोड़ी सत्ता, थोड़ा उत्तरदायित्व अपने सबऑर्डिनेट को सौंप देना। अंतिम उत्तरदायित्व तो आपके पास ही रहेगा। प्रत्यायोजन का यही मतलब होता है कि लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट ऑफिसर जिसने सौंपा है। लेकिन थोड़ा बहुत काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा काम अधीनस्थों को। तो किस अधीनस्थ को, किस सबऑर्डिनेट को क्या काम दिया जाए, कितना काम दिया जाए और उनसे काम लेकर के उसे पूरा करवा दिया जाए, ये भी एक इमोशनल इंटेलिजेंस का। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस आपकी हाई है तो आप इस काम को बेहतर कर सकते हैं, अपना काम आसान कर सकते हैं आप, है ना। तो चाहे लीडरशिप हो यानी नेतृत्व क्षमता हो, चाहे निर्णयन हो यानी डिसीजन मेकिंग हो, चाहे लोगों को अभिप्रेरित करना हो या किसी भी समस्या का समाधान करना हो, जीवन के हर क्षेत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी। एक सफल डॉक्टर बनने के लिए, एक सफल टीचर बनने के लिए, एक सफल प्रशासक बनने के लिए, एक सफल राजनीतिज्ञ बनने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की आवश्यकता है और इसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है और इसे अपने स्टूडेंट लाइफ से, अपने वर्किंग लाइफ में और फिर धीरे धीरे इसे विकसित करके इसका अपने कार्यस्थल पर, अपनी जीवन शैली में, अपने फैमिली में, अपनी सोसाइटी में आप इसे उपयोग कर सकते हैं और एक सफल व्यक्ति के रूप में विकसित हो सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, खासकर जब पहला इसका पार्ट बन रहा था उसी समय मैंने आपको कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो कॉन्सेप्ट है ये केवल प्रशासन में ही नहीं, यूपीएससी या एमपीपीएससी के 4th पेपर में ही नहीं, बल्कि ये आपके जीवन की सफलता के लिए, आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन की सफलता के लिए और प्रशासनिक और राजनीतिक जीवन की सफलता के लिए भी आवश्यक है। धन्यवाद।